Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMA हर्ष सोमपुरा. सो अब तक हमने जो CMA फाउंडेशन का बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था उसके अंदर चैप्टर 2.2 तक हमने कंप्लीट किया था ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ठीक है. 2.2 तक में हमने क्या क्या कंप्लीट किया वो थोड़ा बहुत बता देता हूँ. हमने कॉन्ट्रैक्ट क्या था वो सीखा था, अग्रीमेंट क्या था वो सीखा था. अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी, वो सीखा था हमने. फिर उसके अंदर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीखे थे, ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट सीखे थे, एक्सेप्टेंस के एसेंशियल एलिमेंट सीखे थे, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर सीखा था, फिर रिवोकेशन सीखा था. एंड चैप्टर 2 जो था, चैप्टर 2.2, वो छोटा सा था. उसके अंदर सिर्फ यही सीखा था, वॉइडेबल एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, फिर एक्सप्रेसली वॉइड कौन से एग्रीमेंट्स है इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो हमने सीखा था. अब जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है उसमें से एमसीक्यू आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है. क्यों? क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और समझने के लिए भी इजी है. समझना भी बहुत ही इजी है. देखो, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये चैप्टर ऐसा है जो आप नॉर्मल लाइफ में करते हो लेकिन आपने सोचा नहीं होगा कि ये ऐसा है. हालांकि आपने ये नॉर्मल लाइफ में सारी चीजें की होगी लेकिन आपने सोचा नहीं होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये सब लिखा हुआ है. ठीक है. तो ये जब पढ़ोगे तब आपको ऐसा लगेगा हाँ हम सब ये तो कर ही रहे हैं, बट जस्ट हमें पता नहीं था कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये सारी चीजें प्रोवाइडेड है. ठीक है. तो ये चैप्टर का नाम क्या है पहले तो वो समझते हैं. चैप्टर का नाम है कंसीडरेशन, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन. सिंपल एज दैट. ठीक है. अब कंसीडरेशन, मेन तो मुझे कंसीडरेशन सिखाना है. कंसीडरेशन समझ गए तो आराम से आ जाएगा सारी चीज. अब कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है इसके लिए मैं सिंपल सिंपल से बता देता हूँ. हाँ, पहले तो ये ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये चैप्टर में हम सीखेंगे क्या, फिर मैं बताता हूँ. देखो, चैप्टर में हम सीखने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन, जो मैं अभी सिखाऊंगा. उसके एसेंशियल रूल्स, कंसीडरेशन के रूल्स के कौन सी चीजें होनी चाहिए तो ही कंसीडरेशन लीगल माना जाएगा. फिर एक दो रूल है, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये एक रूल है. प्रेविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सेप्शन, ये भी एक रूल है. ठीक है. ये दो चीज हम ये वीडियो में करेंगे. ये करंट वीडियो के अंदर मैं ये दो चीज सिखाऊंगा एंड ये दो चीज नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सिखाऊंगा. ठीक है. ये प्रिसाइजली बता देता हूँ. तो अब पहले मुझे कंसिडरेशन आपको बताना है क्या है. चलो, उसके लिए मैं पहले थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल पे लेके जाता हूँ, बहुत मजा आएगा, थोड़ा ध्यान से देखना. सपोज ये ए है और ये बी है. ठीक है. सपोज ये ए और ये बी. अब शांति से देखना. ए ने बी को ऑफर किया कि भाई देख, तू मेरे लिए एक काम करके देगा XYZ, तू मेरे लिए कोई सर्विस करके देगा तो मैं तुझे 50,000 रुपये सर्विस के बदले 50,000 रुपये कैश दूंगा. ठीक है. ए ने बी को ऑफर दिया, बी एक्सेप्टेड इट. बी एक्सेप्टेड इट. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर हुआ प्लस एक्सेप्ट हुआ, इट मीन्स कि ये अग्रीमेंट हो गया सर. अग्रीमेंट हो गया सर, है कि नहीं? ये अग्रीमेंट सर हो गया. ये अग्रीमेंट हो गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ मतलब अग्रीमेंट हो गया. अब क्या ये सर्विस देना और उसके सामने पैसे लेना, क्या ये इलीगल है? सर नहीं है, इलीगल तो नहीं है. इसी वजह से यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि सर अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी भी हो गया, लीगली भी करेक्ट है, एनफोर्सिएबल है, तो इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट मानूंगा. हाँ जी सर, कॉन्ट्रैक्ट मानूंगा. अब कॉन्ट्रैक्ट मानने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स उसके जो थे वो भी तो फॉलो होने चाहिए, और उसके अंदर एक एसेंशियल एलिमेंट है कंसीडरेशन. अब कंसीडरेशन है कि नहीं वो देखना है. कंसीडरेशन का सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो कंसीडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न. समथिंग इन रिटर्न. कंसीडरेशन का सिंपल मतलब है समथिंग इन रिटर्न. अब ये क्या है कंसीडरेशन, अब यही एग्जांपल में समझाता हूं. ए ने बी को ऑफर दिया एंड बी ने वो एक्सेप्ट किया. ए को क्या मिल रहा है? ए को मिल रहा है सर्विस. ए को मिल रहा है सर्विस और बी को मिल रहा है 50,000 रुपए. दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, देख लो. तो जो वो मिल रहा है ना उसी को तो कंसिडरेशन बोलते हैं.
जो मिल रहा है आपको थ्रू दैट कॉन्ट्रैक्ट, उसी को तो कंसिडरेशन बोलते हैं। जो भी हमें मिल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। ए को भी कुछ मिल रहा है और बी को भी कुछ मिल रहा है। देख लो, ऑफरर को, प्रोमिसर को भी कुछ मिलता है और प्रोमिसी को भी कुछ मिलता है। कंसिडरेशन मतलब सिंपल सिंपल बताऊं तो जो आपको समथिंग इन रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करके आपको जो भी मिल रहा है उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। इट इज दैट सिंपल। तो ए ने क्या ऑफर किया था, तो ए को सर्विस मिली ऑफर के बदले और बी को 50,000 रुपए कंसिडरेशन। है कि नहीं है? एकदम सिंपल सिंपल सिंपल। सोच लो तो समथिंग इन रिटर्न मैंने जो बोला वो सही है कि नहीं है? सर है, एकदम सही है। एकदम सही, एकदम सिंपल सी बात है कि सर समथिंग इन रिटर्न अगर आपने बोल दिया है तो वही है, होना भी चाहिए, वही चीज है तो कंसिडरेशन है। इट इज दैट सिंपल। तो समथिंग इन रिटर्न तो जो मिला, समथिंग इन रिटर्न जो कॉन्ट्रैक्ट करते बाद जो भी मिला वो माना जाएगा समथिंग इन रिटर्न। हाँ, अब इसके अंदर एक और चीज जो होता, ए ने ऑफर किया बी को, ए ने ऑफर किया बी को, हमें ए बी से ही समझाता हूँ, बहुत इजी रहता है लॉ को समझना, ए बी से ही होता है। ए ने ऑफर किया बी को कि देख भाई, मैं तेरे ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करूंगा। हाँ, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, ए और बी के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो ए को कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ए ने बी को बोला कि देख भाई, तू मुझे थोड़े पैसे दे देगा। ए ने ऑफर किया कि तू मुझे 10,000 रुपए दे देगा। 10,000 रुपए अगर दे देगा तो मैं तेरे ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करूंगा। क्या? मैं तेरे ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करूंगा। नो लीगल प्रोसीडिंग, ऐसी ऑफर बोल दी। ऑफर फॉर नो लीगल प्रोसीडिंग्स, ये भी तो मैं ऑफर कर ही सकता हूं ना। आप सोचो, ए ने बी को ऑफर किया कि देख भाई, तू मुझे थोड़े पैसे दे दे तो मैं तेरे ऊपर केस नहीं करूंगा। ये लीगल है, हाँ? ये लीगल है। किसी को भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि तू मुझे पैसे दे दे, मैं तेरे ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करूंगा। सिंपल है ना। अल्टीमेटली कोई केस किसी के ऊपर क्यों करता है? क्योंकि उसको लॉस हुआ है। अगर वो लॉस के पैसे डायरेक्टली ही बी अगर ए को दे रहा है तो वो कोर्ट के पास क्यों जाएगा? सिंपल एज दैट, बिजनेस है ये। बी ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली, मान लेते हैं बी ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ए को कुछ मिला कि बी को कुछ मिला, चेक करना पड़ेगा, तो ही तो कंसिडरेशन है। ए को क्या मिला? ए को सर 10,000 रुपए मिले, कंसिडरेशन। ए को 10,000 मिला तो कंसिडरेशन। बी को क्या मिला? सर बी को तो कुछ नहीं मिला, बी के पास से तो पैसे गए। लेकिन बी को ये मिला कि बी के अगेंस्ट केस नहीं हुआ। बी को भी मिला कुछ। बी को क्या हुआ कि उसके सामने केस नहीं हुआ, तो वो भी कंसिडरेशन ही माना जाएगा सर। कुछ नहीं हुआ, वो भी एक कंसिडरेशन मिला तो सही ना। अगर ये 10,000 रुपए नहीं देता तो उसके सामने लीगल प्रोसीडिंग्स होती। अगर लीगल प्रोसीडिंग्स होती तो उसको कोर्ट में जाना पड़ता, धक्के लगते, कितना टाइम उसका बिगड़ता, ये सारी चीजें होती। तो ये भी एक कंसिडरेशन है कि नहीं है? डन है। तो कुछ ना करना भी कंसिडरेशन होता है। क्या? कुछ ना करना भी कंसिडरेशन। मैंने दोनों चीज बताई। टू डू समथिंग, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो लॉ की लैंग्वेज बता रहा हूँ। कंसिडरेशन इज टू डू समथिंग। टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, कुछ करना, कुछ करना, कुछ करना। एंड, या इसको बोलते हैं टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एब्सटेन मतलब दूर जाना कुछ करने से, छोड़ देना, कुछ करना करना। कुछ करना और कुछ ना करना, दोनों को कंसिडरेशन बोला जाता है। सिंपल है, कुछ करना और कुछ ना करना बदले में पैसे के, तो उसको बोलते हैं कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। ये मैंने आपको लॉजिकली चीज बता दी। अब हम डेफिनेशन पे जाते हैं। अब आप बोल रहा कि बहुत इजी लगेगा सर, डेफिनेशन बहुत इजी लगेगा हमें। चलो जल्दी से आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन डी डिफाइंस कंसीडरेशन। कैसे डिफाइन कर रहा है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अब सर प्रोमिसर एंड प्रोमिसी क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। प्रोमिसर मतलब जो ऑफर करता है उसको बोलते हैं प्रोमिसर। तो यहाँ पे किसने ऑफर किया सर जी? किसने ऑफर किया सर? तो ऑफर किया है सर इसने। तो ऑफर जो कर रहा है उसको प्रोमिसर बोलेंगे, एंड जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको बोलेंगे प्रोमिसी। क्या? जो ऑफर कर रहा है उसको प्रोमिसर, जो ऑफर का ऑफरी जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको प्रोमिसी बोलेंगे। सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे देख लो, जो बोला है वही लिखा होगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ।
व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, डिजायर किसकी, प्रोमिसर की इच्छा के ऊपर, द प्रोमिसी मतलब एक्सेप्टर जो है, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, देख लो, हैज डन कुछ किया या कुछ ना किया, डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग देख लो है, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग प्रेजेंट टेंस, कुछ कर, पास्ट में कुछ किया या नहीं किया, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिजायर के ऊपर प्रोमिसी ने पास्ट में कुछ किया या नहीं किया है, प्रेजेंट में कुछ किया या नहीं किया, या फ्यूचर में कुछ करेगा या नहीं करेगा, वो बोला जाएगा कंसिडरेशन। कितना सिंपल है, टू डू समथिंग एंड टू नॉट टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, एकदम सिंपल, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में कुछ किया कंसिडरेशन चलेगा, प्रेजेंट में कुछ किया या नहीं किया चलेगा, फ्यूचर में कुछ किया या नहीं किया चलेगा। सर सिंपल है कि नहीं डेफिनेशन? देखो अब रट्टा हो जाएगा। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी या उसका उसका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी पर्सन उसका, प्रोमिसी का या प्रोमिसी का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसके बिहाफ पे किसी ने, प्रोमिसी मतलब जो एक्सेप्टर है उसका और उसके बिहाफ पे किसी ने भी, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, has does or abstains from doing or promises to do abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called consideration from the promise. Simple as that. Promise के लिए फ्यूचर में कुछ करना चाहता है, पास्ट में कुछ कर दिया, प्रेजेंट में कुछ किया, या फ्यूचर में कुछ करना चाहता है, समथिंग इन रिटर्न, डू टू डू एंड abstain from doing, सिंपल एज समथिंग इन रिटर्न हो गया। तो क्या बोलते हैं इसको? प्रॉमिस, कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस बोलते हैं। आई होप सो समझ आ गया है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। अब एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन, डेफिनेशन देखो सारी चीज मैंने बता दी, अब डेफिनेशन देखते हैं क्या डेफिनेशन। कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, हाँ एक्ट है ये आपको, अब ऐसी चीज आपको पूछते हैं एमसीक्यू में, अब आपको अगर लॉजिक पता है तो सारी चीज खुद ही सोच के कर पाओगे। देखो लॉजिक है, लॉ में लॉजिक है, लॉ में रट्टा नहीं मारना है, लॉजिक है। तो क्या है? कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, हाँ सर एक्ट ही है, एक्ट और डूइंग समथिंग। कंसिडरेशन इज एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग, हाँ सर हमने पढ़ लिया, सर हमने एग्जांपल पढ़ लिया, एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग। देखो एग्जांपल है, अभिषेक promises Bharti not to file a legal suit if she, that is Bharti, would pay him 1 lakh here, है abstinence on part of Abhishek would constitute consideration against Bharti's payment of 1 lakh in favor of Abhishek। अभिषेक ने क्या बोला, मैंने अभी एग्जांपल दिया ए और बी का, कि भाई 1 लाख रुपए दे रहा हूं, तो मेरे सामने लीगल शूट मत करना, हो गया ना, और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कंसिडरेशन डिजायर प्रोमिसर के डिजायर के ऊपर हो, जो ऑफर कर रहा है उसके डिजायर पे कंसिडरेशन मूव होना चाहिए। जो प्रोमिसर है, ये डिजायर ऑफ द, ये फर्स्ट रूल में मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे लीगल रूल्स में मैं इसका एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। देखो कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, इसका मतलब क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, चलो ना यहाँ पे ही बता देता हूँ। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब इसी में कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे ए ने बी को ऑफर किया, यहाँ पे ए ने बी को ऑफर किया, तो कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन मतलब जो नो लीगल प्रोसीडिंग्स जो है, ठीक है, कि उसको जो मिलने वाली चीज है, कंसिडरेशन जो बदले में जो मिलने वाली चीज है, हैज टू बी, मतलब वो जो घूमना है, मतलब वो जो मूव कर रहा है, मस्ट बी एट द डिजायर, मतलब प्रोमिसर के डिजायर के ऊपर होना चाहिए वो सारी चीज, मतलब प्रोमिसर की मर्जी के हिसाब से होना चाहिए, जिसने ऑफर किया उसकी मर्जी के हिसाब से होना चाहिए, उसके खिलाफ अगर हुआ तो ये प्रॉब्लम करेगा। मतलब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये एग्रीमेंट के अंदर, अगर ए ने बोला था कि तू मेरे हिसाब से करेगा काम, तो ही मैं तेरे को भी 10,000 रुपए दूंगा, 10,000 रुपए तू मुझे दे, सिंपल एज दैट। तो ए ने ऑफर किया, प्रोमिसर कौन है? ए है, ठीक है। ए ने क्या बोला था? फॉर नो लीगल प्रोसीडिंग्स, नहीं करूंगा मैं तेरे खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करूंगा, तो इट हैज टू बी लीगल, मतलब ए के हिसाब से होना चाहिए। अगर बी ने अपने हिसाब से ए को बोला कि देख भाई तू मेरे मेरे लिए लीगल प्रोसीडिंग्स करे ना करे, लेकिन मेरे दोस्त के लिए तो तू मत ही करना, तो वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। देखो बी और सी, यहाँ पे अब और एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ ताकि आपको और ज्यादा समझ आए कि लॉ क्या है। बी और सी दोनों बंदे हैं, ठीक है, जिसके साथ ए का प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा मान लेते हैं। बी और सी दोनों बंदे हैं जिसके साथ ए का प्रॉब्लम चल रहा है। ए को बी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी वजह से ए ने बी को ऑफर दिया कि देख भाई तू मुझे 10,000 रुपए दे दे, तो तेरे अगेंस्ट मैं नहीं करूंगा ये लीगल प्रोसीडिंग्स। लेकिन ए ने सी को ऑफर नहीं किया, ए ने सी को ऑफर नहीं किया, लेकिन बी ने बोला कि देख भाई, बी ने ए को बोला कि देख भाई तू मुझे ऐसा कर रहा है ना, तो तू सी को भी ऐसा कर ही देना, सी को भी तू दे ही दे पैसे, और सी के ऊपर भी तू लीगल प्रोसीडिंग्स मत कर।
यहाँ पे ये जो कंसिडरेशन है वो किसके हिसाब से मूव किया, बी के हिसाब से मूव कर रहा है कंसिडरेशन। यहाँ पे बी के हिसाब से मतलब एक्सेप्टर के हिसाब से मूव कर रहा है, वो नहीं चलेगा। प्रोमिसर के हिसाब से ही कंसिडरेशन मूव होना चाहिए। प्रोमिसर बोल रहा है कि मुझे कंसिडरेशन किसको देना है, ये बी को देना है, तो वो बी को ही देगा। फिर यहाँ पे वो सी को नहीं देगा वो कंसिडरेशन। इट हैज टू बी दैट कंसिडरेशन में ये सिंपल सिंपल उन्होंने लिखा है कि जो प्रोमिसर है वो जिसको चाहेगा उसी को वो कंसिडरेशन मिलना चाहिए। अगर थर्ड पर्सन को वो कंसिडरेशन मिला, एनी अदर पर्सन बोला कि थर्ड पर्सन को दे दे, वो नहीं, जब तक प्रोमिसर नहीं चाहेगा तब तक वो कंसिडरेशन मूव नहीं करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे। इट इज दैट सिंपल। वो यहाँ पे उन्होंने सिखा दिया, वो एग्जाम्पल के थ्रू नीचे भी हम सीखेंगे। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी या उसके अदर पर्सन के भी मूव कर सकता है, सिंपल एज दैट। ये भी एग्जांपल के साथ नीचे ये सेकंड पॉइंट है लीगल रूल में, वो भी मैं बता दूंगा। ये बता देता हूँ यहाँ पे वापस थोड़ा सा। देखो प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन मतलब सिंपल सिंपल एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बताऊं तो ए और बी है। सपोज क्या होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ए और बी। इट हैज टू बी लाइक दिस। हाँ, एक ओल्ड लेडी है, ओल्ड लेडी है मान लेते हैं, ठीक है, ओल्ड लेडी है। उसने अपनी विल में एक, उसने, ये बी एक वर्किंग वुमेन है, ठीक है, वर्किंग वुमेन है। इसने अपना घर, ए ने अपना घर इसके नाम पे कर दिया। ए ने अपना घर मतलब ओल्ड लेडी ने अपना घर बी के नाम पे कर दिया, ठीक है। और ए ने ऑफर दिया, ठीक है, ए ने ऑफर दिया कि बी टू ए जो है, सी नाम का एक बंदा है जो इसका रिलेटिव है, सी नाम का कोई बंदा है जो ए का रिलेटिव है। ए ने बी के नाम पे जब भी घर ट्रांसफर किया, होम ट्रांसफर किया, तब ए ने बी को बोला कि उससे मिलने वाले जो बेनिफिट्स है, इसका भाड़ा जो मिलेगा, ये सारी चीजें जो मिलेगी, होम का रेंट जो भी मिलेगा, उसमें से तू इसको पैसे कुछ देगी, उसमें से तू इसको पैसे कुछ देगी। सी जो है इसका ए का रिलेटिव है, तो उसके संभालने के लिए ए ने बी को बोला कि तू भाई तुझे मैं होम ट्रांसफर कर रही हूँ, नो डाउट तेरा घर अब हो जाएगा, पर इसको रेंट पे देना। ये रेंट पे अगर तू देगी, उसके जो भी बेनिफिट्स आने वाले हैं वो बेनिफिट को तू शेयर करेगी किसके साथ, ये सी के साथ। क्यों? क्योंकि मैं ये कंडीशन रख रही हूँ। ये तो होना ही चाहिए, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ये तो आना ही चाहिए। थर्ड पॉइंट हो गया प्रोमिसी। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्या, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब कंसिडरेशन जो है मतलब इससे मिलने वाले जो बेनिफिट है, होम ट्रांसफर से जो मिलने वाले बेनिफिट है वो मूव कर सकते हैं, प्रोमिसी को भी जा सकता है और थर्ड पर्सन को भी जा सकता है। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, इसका मतलब ये है कि इससे मिलने वाले जो बेनिफिट है, जो ट्रांसफर किया है प्रोमिसर ने जो भी ट्रांसफर की है चीज, उसका बेनिफिट प्रोमिसी को भी मिल सकता है या उससे अदर पर्सन को भी मिल सकता है, अगर कौन चाहे, प्रोमिसर चाहे तो। ये चीज है, तो अगर प्रोमिसर चाहे तो उसने अपनी चीज कोई दी है, अपनी चीज सामने वाले पर्सन को दी है, तो वो चाहे तो वो थर्ड पर्सन को वो बेनिफिट दिलवा सकता है उसके अंदर से। यहाँ पे ये कंसिडरेशन माना जाएगा, ये वैलिड ही है। ये एग्जाम्पल के साथ नीचे भी हम सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर हो सकता है, वो नीचे मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, टू डज समथिंग और abstains from doing something, or to do something or to be done some, to be abstain from doing something, past present and future। तो अगेंस्ट प्रोमिसेस would be considered as consideration। कंसिडरेशन के लीगल रूल्स क्या है, कंसिडरेशन इज टू डू समथिंग, कुछ कुछ करना, कुछ ना करना। फिर कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कंसिडरेशन में मूव
फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर कंसिडरेशन हो सकता है, ये रूल्स। अब लीगल रूल्स को एनालाइज करते हैं, लीगल रूल्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 रूल तो पहले पढ़ा दिए। सबसे पहले देख लो, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर के डिजायर के हिसाब से ही मूव करेगा, प्रोमिसी के हिसाब से नहीं। मैं प्रोमिसर हूं, मुझे कंसिडरेशन अगर देना है तो मैं डिसाइड करूंगा किसको क्या मिलेगा, सिंपल एज दैट। देखो, इट मस्ट मूव at the desire of the promisor. Any act or abstains at the desire of the third party is not consideration. थर्ड पार्टी ने डिसाइड किया कि आप, थर्ड पार्टी डिसाइड करेगी कि मुझे ये मिलना चाहिए, तुझे ये मिलना चाहिए, तो नहीं चलेगा। प्रोमिसर ने बोला ना तो ही होगा। थर्ड पर्सन अगर कुछ करेगा तो नहीं चलेगा। देखो, ये लीगल केस हुआ था, ये रियल लाइफ का। दुर्गा प्रसाद एंड बलदेव, बालदेव करके एक पर्सन, दुर्गा प्रसाद एंड बालदेव करके पर्सन था, उनके बीच में ये लीगल केस हुआ था। देखो, डी डिफेंडेंट था, प्रॉमिस्ड टू पे। डी ने प्रॉमिस किया था ए को, पी को, टू पे पी a certain commission on article which would be sold through their agency। दोनों को मिलके, दोनों की एजेंसी बनी थी, दोनों ने मिलके सोचा था कि हम दोनों मिलके जो सेल करेंगे उसके ऊपर मैं तुझे कुछ कमीशन दूंगा। डी ने ऐसा बी को बोला था। अब मार्केट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय पी एट द डिजायर ऑफ सी। अब कोई थर्ड पर्सन के डिजायर के ऊपर मार्केट क्रिएट किया, किसने? पी ने। अब एजेंसी किसकी, ऑफर किसने किया था? डी ने ऑफर किया था पी को। मतलब प्रोमिसर कौन है सर? डी है। तो ये डिजायर किसकी है? डी की डिजायर के हिसाब से कंसिडरेशन मूव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे मार्केट वॉज कंस्ट्रक्टेड, मार्केट कंस्ट्रक्ट किसके? थर्ड पर्सन। मतलब मार्केट जो है कंस्ट्रक्ट किसके हिसाब से हुआ? सी के डिजायर के हिसाब से हुआ, पी और सी के हिसाब से, एंड नॉट एट द डिजायर ऑफ डी। डी की डिजायर से होना चाहिए था। डी वॉज नॉट बाउंड टू पे एनी कंसिडरेशन एंड हेंस दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। सिंपल है, उन्होंने बोल दिया कि देख भाई, जो प्रोमिसर है उसके हिसाब से तूने कंसिडरेशन क्यों नहीं मूव किया? प्रोमिसर ने बोला था कि हम दोनों की एजेंसी रहेगी, तो तूने एजेंसी थर्ड पर्सन के साथ क्यों बनाई? सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहेगा, एसेंशियल एलिमेंट ही आपने फॉलो नहीं किया, कंसिडरेशन के रूल ही नहीं फॉलो किए। सेकेंड पॉइंट, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। मैंने अभी बोला, देखो इंडियन लॉ के हिसाब से, इंडियन लॉ के हिसाब से आप कंसिडरेशन मूव कर सकते हो प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन में बी फर्निश्ड इवन बाय स्ट्रेंजर अंडर इंडियन लॉ। सिंपल एज दैट। कंसिडरेशन आप स्ट्रेंजर भी देखो, स्ट्रेंजर भी इंडियन लॉ में के हिसाब से कंसिडरेशन फर्निश कर सकता है। मतलब सिंपल बोलूँ ना, कि कई बार नहीं होता कि कोई हम बूढ़े बूढ़ी जो, मतलब सॉरी फॉर द लैंग्वेज, मतलब सॉरी पार्डन, ऐसा नहीं है। मैं जो बोलना चाहता हूँ वो है कि ओल्ड लेडी, मतलब ओल्ड एज ग्रुप में होता है, आप उनको जानते नहीं हो, मतलब आप उनको जानते नहीं हो, पर फिर भी कई बार क्या होता है कि हम हमारी विलिंगनेस से उनके नाम पे कुछ ना कुछ ट्रांसफर कर देते, कोई प्रॉपर्टी होता है भाई, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं तो वो ये चीज करते हैं। तो उसका बेनिफिट हम उनको भी देते हैं, और उनके रिलेटेड कोई अगर कोई बच्चा है तो उसको भी उसका बेनिफिट देते हैं कि नहीं है? तो इंडियन लॉ में ये सारी चीजें चलती है। हम तो स्ट्रेंजर है, ना, हम उनके कोई रिलेटिव नहीं है, तो भी हम अगर उनको कुछ फर्निश कर रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं, तो वो चल जाएगा इंडियन लॉ के हिसाब से। कंसिडरेशन कैन बी फ्रॉम एनी डायरेक्शन, इवन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑफर कंसिडरेशन। मैंने बोला भैया, अंडर इंग्लिश लॉ कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम प्रॉमिस एंड नो वन एल्स। इंग्लिश लॉ के हिसाब से आप प्रॉमिस करोगे, मतलब समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए, प्रॉमिसर प्रॉमिसी होना चाहिए, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी होना चाहिए, तो ही इंग्लिश लॉ के हिसाब से कंसिडरेशन होगा। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है। आप सोचो, आपने वो जो ओल्ड लेडी है या जो भी ओल्ड एज ग्रुप वाले जो लोग हैं जिनके नाम पे आपने ट्रांसफर कर दिया, क्या आपने उनके नाम, उनके पास से समथिंग इन रिटर्न लिया? क्या प्रॉमिस लिया आपने? क्या आपने प्रॉमिस किया उनको? कुछ नहीं, आपने सिर्फ ट्रांसफर करके छोड़ दिया, दान कर दिया। तो दान कर दिया, तो फिर इन दैट सिनारियो आपको कुछ समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है, तो ये कंसिडरेशन ही नहीं हुआ। पर फिर भी ये माना जाएगा कि आपने कंसिडरेशन, मतलब आपने उनको कुछ दे दिया है, स्ट्रेंजर हो फिर भी आपने उनको कुछ दे दिया है, तो उसके जो बेनिफिट्स होंगे, जो चीज आपने उनको प्रोवाइड की है, तो उसके बेनिफिट्स वहां पे रिसीव हो सकते हैं, वो कंसिडरेशन माना जाएगा फिर भी। एग्जाम्पल है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया वही है ये। एन ओल्ड लेडी मेड अ गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर विद अ डायरेक्शन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द मैटरनल अंकल बाय वे ऑफ एन्युइटी। देख लो, मैंने जो बोला वो, ऑन द सेम डे द डॉटर एग्जीक्यूटेड अ राइटिंग इन फेवर ऑफ द ब्रदर agreeing to pay annuity. The daughter did not however pay the annuity, and the uncle sued to recover it. देख लो, सिंपल है। एन ओल्ड लेडी ने डॉटर के ऊपर क्या किया? प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया,
एंड टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू द मैटरनल अंकल बाय वे ऑफ एन्युइटी। एन्युइटी मतलब क्या, हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट आपको देना पड़ेगा, किसको, अंकल को देना पड़ेगा एज एन एन्युइटी, ठीक है। वो उन्होंने बोल दिया, बोला कि भाई प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन को ये बेनिफिट ट्रांसफर होना चाहिए। तो प्रॉमिसर ने बोला कि किसके किसको ये बेनिफिट ट्रांसफर होना चाहिए। तो डॉटर ने क्या किया, एग्जीक्यूट किया ये कॉन्ट्रैक्ट उसके ब्रदर के नाम के ऊपर, पर हाउएवर डॉटर डिड नॉट, उसने पैसे नहीं दिए। तो क्या हुआ, वो अंकल ने उसके ऊपर लीगल शूट कर दिया। अंकल जो है जिसको पैसे मिलने चाहिए थे, उसने वो किसके, डॉटर के ऊपर लीगल शूट किया, और वो वैलिड भी माना जाएगा। इट वॉज हेल्ड दैट देयर वाज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अंकल टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर। बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे बोल दिया था, प्रोमिसर ने बोल दिया था, जिसने आपको प्रॉपर्टी दी थी उसके पास पूरा राइट है कि मेरी चीज का बेनिफिट किसको किसको मिलना चाहिए। तो कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी टू और एनी अदर पर्सन, वो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे उसने नहीं दिया, मतलब उसने नहीं कॉन्ट्रैक्ट फॉलो किया। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू, मतलब कई बार होता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप सिंपल बोलूं। सपोज मैं एक ट्यूशन क्लास चला रहा हूँ, मेरी नॉर्मल फी है, सपोज मान लेते हैं मेरी नॉर्मल फी है 20,000 रुपीज पर ग्रुप, मान लेते हैं ऐसा, मैं रियलिटी नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिंपल ऐसा ही बोल रहा हूँ कि मेरी एक ग्रुप की फी है सपोज 20,000 रुपीज, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा बच्चा आया जो बहुत ही ब्रिलियंट है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। आई सॉ हिम, और मुझे लगा कि आई कैन हेल्प हिम, अगर मेरी कैपेसिटी में है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। हेल्प कैसे कर सकता हूँ, उसके पास पैसे कम चार्ज करके। मैंने उसके पास पर ग्रुप के 5,000 रुपीज ही चार्ज किए। मैंने उसको ऑफर किया कि तू मुझे 5,000 रुपए देगा तो चलेगा। उसने एक्सेप्ट कर दिया, सर ठीक है मैं 5,000 रुपए दे के आपके पास पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने अगर ऑफर किया, उसने अगर एक्सेप्ट कर दिया, भले ये इनएडिक्वेट है पर फिर भी ये चलेगा। कंसिडरेशन ऐसा नहीं है, कंसिडरेशन के लीगल रूल में लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन कैन नॉट बी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। कंसिडरेशन की थोड़ी बहुत वैल्यू होनी चाहिए। कंसिडरेशन ऐसा नहीं है कि फुली कंसिडरेशन हमेशा 20,000 रुपए मुझे चार्ज करने हैं। अगर मैं प्रोमिसर एंड प्रोमिसी दोनों अग्री करते हैं कुछ वैल्यू के ऊपर, तो वो कंसिडरेशन वैलिड माना जाएगा इन लीगल टर्म्स। ऐसा नहीं है कि मैंने सबके पास 20,000 रुपए लिए तो उसके पास भी 20,000 रुपए ही लेने हैं। अगर प्रोमिसर एंड प्रोमिसी दोनों एक्सेप्ट करते हैं कोई चीज के लिए, अगर वो इनएडिक्वेट भी है, कंसिडरेशन इनएडिक्वेट भी है, फिर भी वो वैलिड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पर्सन जो प्रोमिसर एंड प्रोमिसी दोनों एक दूसरे के साथ अग्री कर रहे हैं यहाँ पे, इसी वजह से यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। इवन इफ अगर फ्री इवन इफ अगर वो फ्री में भी दे रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्या फर्क पड़ता है, दोनों दोनों जो है कंसिडरेशन जो है, समथिंग इन रिटर्न, मतलब इतना भी फ्री में नहीं, नॉमिनल वैल्यू होनी चाहिए, सिंपल एज दैट। बट कुछ नॉमिनल वैल्यू होनी चाहिए, इसी वजह से यहाँ पे कंसिडरेशन होना चाहिए। देखो, कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू, क्या लिखा है उन्होंने, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। एडिक्वेट ना हो चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, मतलब एडिक्वेट होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सो एज एडिक्वेट मतलब क्या, जो आप मैं सबके पास ले रहा हूं उतना ही पैसा हमें एडिक्वेट लेना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। सो एज लॉन्ग एज द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज फ्री, इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज इमटेरियल। मतलब देखो, कंसेंट आपने, सामने वाले पर्सन का कंसेंट आपने फ्रीली ले लिया है, तो कंसिडरेशन कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। कंसिडरेशन ऑफ द पार्टी शुड बी फ्री, कंसेंट ऑफ द पार्टी, कंसेंट फ्री होना चाहिए। ये उन्होंने प्रिसाइजली बोला है, कंसेंट फ्री होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए सामने वाले पर्सन ने, सपोज मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं तो 20,000 रुपए चार्ज कर रहा हूँ, सामने वाले पर्सन ने मुझे बहुत धमकाया, बहुत ब्लैकमेलिंग किया, और मुझे बोला कि आप 5,000 रुपए में आपको पढ़ाना पड़ेगा, वरना मैं आपको ये प्रॉब्लम कर दूंगा, वो प्रॉब्लम कर दूंगा। तो ये कंसेंट क्या फ्री है? सर ये कंसेंट फ्री नहीं है। इन दैट सिनारियो ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। फ्री कंसेंट होना चाहिए, मुझे भी फ्रीली उसको बोलना चाहिए कि हाँ मैं रेडी हूँ, और वो भी रेडी होना चाहिए इतने रुपए के ऊपर, तो ही ये कंसेंट माना जाएगा। देखो एग्जांपल है, एक्स प्रोमिसेस टू सेल अ हाउस वर्थ रुपीज 6 लाख का, अगर उसको 1 लाख में ही सेल कर, ठीक है भाई, सामने वाला अगर रेडी, मैं रेडी, तो क्या फर्क पड़ता है। द एडिक्वेसी ऑफ द प्राइस इटसेल्फ शैल नॉट रेंडर द ट्रांजैक्शन वॉइड unless the party pleads that transaction takes place under coercion, undue influence और fraud। अब coercion, undue influence और fraud मतलब क्या, सिंपल बता देता हूँ, ये नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा आपके लिए। coercion मतलब सिंपल बोलूँ ना तो कंसेंट फ्री नहीं है। coercion मतलब जबरदस्ती, undue influence मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, fraud मतलब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करके आपका कंसेंट ले लिया मैंने, तो ये तो गलत है ना। कंसेंट फ्री होना चाहिए, कंसेंट फ्री होना चाहिए। इट मे बी एन एक्ट, एब्स्टिनेंस और फॉरबियरेंस और अ रिटर्न प्रॉमिस, सिंपल एज दैट। देखो ये ऑलरेडी बता चुका हूं, एक्ट करना कुछ ना करना, एंड प्रॉमिस टू डू समथिंग, ये सारी चीजें क्या हो गई, सिंपल एक कंसिडरेशन हो गई। देखो, टू डू समथिंग मैं ऑलरेडी बता दिया,
एक सिंपल बोलू ना, एक्ट, एब्सटेनेंस, एक्ट करना मतलब कुछ करना। इसका एग्जांपल वापस दे देता हूँ, तीनों चीज का एग्जांपल देता हूँ, एक्ट, एब्सटेनेंस, फॉरबेरेंस और रिटर्न प्रॉमिस, ये सबका एग्जांपल देता हूँ। एक्ट करना मतलब क्या, मैंने सिंपल सिंपल आपको बोल दिया कि मैं आपके लिए ये सर्विस करूंगा और आप मुझे इतने पैसे दे देना, उसको क्या बोलते हैं, एक्ट करना। एब्सटिनेंस मतलब क्या, सपोज 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 प्रॉमिस टू नॉट टू स्मोक इज नेगेटिव, मतलब सिंपल है, एक्ट जो होता है ना, एक्ट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव एक्ट क्या होता है कि मैं आपके लिए कुछ काम कर रहा हूं और वो पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, तो वो पॉजिटिव हो गया। अब क्या हो गया, सिंपल नेगेटिव एक्ट क्या हो गया कि मैं आपको पैसे दे रहा हूं जस्ट बिकॉज आप स्मोकिंग ना करो, तो वो नेगेटिव एक्ट हो गया। आप कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ ना करने के पैसे ले रहे हो, तो एब्सटेनेंस हो गया, वो नेगेटिव एक्ट हो गया, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो कुछ करना मतलब सिंपल सिंपल जो मैं बता रहा हूँ वो, कि मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया और पैसे मैंने आपके लिए वो सर्विस दी, आपने मुझे पैसे दिए, तो वो एक्ट। एब्सटेनेंस मतलब क्या, कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ और उसके बदले में आपको बोल रहा हूँ कि आप कुछ मत करो, मतलब आप मेरे लिए लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट मत करना, तो वो कुछ ना करना। आप मेरे अगेंस्ट में बिजनेस मत खोलना, तो कुछ ना करने के लिए आप पैसे ले रहे हो, तो उसको एब्सटेनेंस बोलते हैं और फॉरबियरेंस बोलते हैं। रिटर्न प्रॉमिस मतलब सिंपल बोलता हूँ, रिटर्न प्रॉमिस मतलब आपको सिंपल बोलता हूँ, मैंने आपके लिए कुछ किया, मैंने आपके लिए XYZ कोई भी चीज की, ठीक है, कोई भी चीज की है, रिटर्न में आपने मुझे ऐसा बोला कि देख भाई मैं एक सिंगर हूं या मैं एक एंटरटेनर हूं, तो अगर तूने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं बदले में मैं तेरी शादी जब भी होगी उसके अंदर मैं एक फ्री में परफॉर्मेंस दूंगा, ये मेरी प्रॉमिस है। तो क्या हो गया, ये रिटर्न प्रॉमिस है, तो ये भी एक कंसिडरेशन ही होगा, मैंने उसको कुछ दिया, वो बदले में मुझे कुछ दे रहा है, तो वो क्या हो गया, रिटर्न प्रॉमिस हो गया ना, उसको बोलते हैं रिटर्न प्रॉमिस। रिटर्न प्रॉमिस मतलब क्या, मैंने कुछ किया सामने वाले पर्सन के लिए, उसने भी मुझे रिटर्न में कुछ प्रॉमिस कर दिया कि भाई ठीक है भाई, तूने मेरे लिए इतना सारा कुछ किया है, तू मेरा दोस्त है, या तूने मेरे लिए इतनी सारी एक्टिविटीज कर दी है, तो मैं भी तेरे लिए इतनी एक्टिविटी कर दूंगा, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉमिस टू डू, मतलब रिटर्न प्रॉमिस बोलते हैं। डन है, तो यही चीज लिखी हुई है। तो प्रॉमिस टू नॉट टू स्मोक इज अ नेगेटिव एक्ट, प्रॉमिस टू नॉट टू रिफर द मैटर टू द कोर्ट, एब्सटेनेंस, ये भी एब्सटेनेंस हो जाता है, ये भी मैंने बता दिया। प्रॉमिस टू परफॉर्म एट द वेडिंग एनिवर्सरी और बर्थडे पार्टी, प्रॉमिस टू डू, सिंपल एज दैट। एंड इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। देखो, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये समझाना मुझे बहुत ही सिंपली बता देता हूँ, देखो सिंपल सिंपल बता देता हूँ। पास्ट कैसे बता देता हूँ, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तो बहुत इजीली समझा दूंगा, पास्ट समझाना बहुत मुश्किल है। सपोज ऐसा है कि आ, कोई एक पर्सन है, उसका बेटा गुम हो गया, कोई एक पर्सन है इसका बेटा गुम हो गया, तो अब किसी और थर्ड पर्सन को उसका बेटा मिला और उसने वो पर्सन के पास उसके बेटे को लेके आ गया और उसको बोला ये लो आपका बेटा जो हमें रास्ते में मिला था, उन्होंने आपका सारा पता बताया और हम आपके पास लेके आ गए, सिंपल एज दैट। जो पर्सन था वो इतना खुश हो गया कि वो खुशी के मारे उसने प्रॉमिस कर दिया कि देख भाई, तूने ये काम कर दिया है मेरा, बहुत मैं खुश हूं, इसके बदले में मैं तुझे 50,000 रुपए का इनाम देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पास्ट एक्टिविटी हो गई, कंसिडरेशन तो पास्ट में था ना, किसी ने एक्ट कर दिया, मतलब सिंपल बोलूं यहाँ पे हुआ क्या, वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये हुआ, ए जो था, ए और बी का बच्चा गुम हो गया था, यहाँ पे बता देता हूँ, ए और बी दो पर्सन है, बी का बच्चा गुम हो गया था, बी का बच्चा गुम हो गया था, ए को वो बच्चा मिला, ए को वो बच्चा मिला, ए ने वो बच्चे को लेके गया और बी के पास छोड़ दिया वो बच्चे को, बी बहुत खुश हो गया और बी ने ए को बोला देख भाई मैं तुझे प्रॉमिस करता हूं कि मैं इसका तुझे पैसे दूंगा, क्यों, क्योंकि तूने मेरा काम कर दिया और मेरे बच्चे को मेरे पास लेके आया। तो ये तो क्या हुआ, पास्ट में कंसिडरेशन हो चुका है ऑलरेडी, कंसिडरेशन उसने दे दिया, मतलब बच्चे को तो लाके दे दिया, ऑफर हुआ उससे पहले तो कंसिडरेशन आ चुका, ऑफर हुआ उससे पहले ही काम हो चुका। तो जब ऑफर हुआ कंसिडरेशन उससे पहले ही, मतलब ऑफर हुआ, कुछ इनाम ऑफर हुआ उससे पहले ही अगर आप कुछ एक्ट कर देते हो तो उसको क्या बोलते हैं, पास्ट कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन, पहले ही कुछ कंसिडरेशन हो चुका। इसने पैसे ऑफर किए, उसने मनी ऑफर किए, मनी ऑफर किया उससे पहले ही कंसिडरेशन हो चुका,
जब मनी ऑफर हुआ उससे पहले ही कंसिडरेशन अगर आपने दे दिया है तो इन दैट सिनेरियो उसको क्या बोलते हैं, पास्ट कंसिडरेशन। इट इज दैट सिंपल। पास्ट में पहले से ही कंसिडरेशन मिल गया। नॉर्मली क्या होता है, बी कुछ ऑफर करेगा मनी, तब ए काम करेगा उसके लिए, ए का काम खत्म होगा तब बी उसको पैसे देगा, ऐसा होता है। तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट, उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंसिडरेशन। लेकिन पास्ट में ये तो हो गया, ये एग्जांपल पास्ट का है कि ऑलरेडी काम कर लिया बंदे ने, उसके बाद इसने इनाम दिया, तो ये क्या हो गया, पास्ट कंसिडरेशन। अब प्रेजेंट में क्या होता है, नॉर्मली 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 प्रेजेंट कंसिडरेशन सिंपल बोलू ना, प्रेजेंट कंसिडरेशन मतलब एकदम सिंपल चीज है कि ए ने ऑफर किया बी को, ए ने ऑफर किया बी को कि भाई तू मेरे लिए कोई, ए ने ऑफर किया बी को, ए ने ऑफर किया बी को कि तू मेरे लिए कुछ प्रिंटिंग करके दे दे। ए ऑफर्ड बी, ठीक है। बी ने बोला कि इसके बदले मुझे 50,000 रुपए चाहिए। ठीक है भाई, कोई इश्यू नहीं है। ए ने प्रिंटिंग कर दिया, ठीक है, ए ने प्रिंटिंग करा, ए ने प्रिंटिंग कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन प्रेजेंट में। और बी ने अपना कंसिडरेशन पे, बी ने अपना कंसिडरेशन दिया, और ए जैसे ही कंसिडरेशन खत्म होगा ए पैसे पे कर देगा 50,000 रुपए, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंसिडरेशन। सिंपल एग्जांपल इसका और एक दूध, आप स्टोर में गए, स्टोर में गए, एक पैकेट उठाया, पैकेट उठाने के बाद वहां पे गए, बिल बना पैसे पे कर दिए, तो प्रेजेंट कंसिडरेशन। जैसे हुआ, मतलब सामने वाले पर्सन को जैसे ही आपने काम दिया मतलब सामने वाले पैसे को पैसे दे दिए और उसने आपको ये सामान दे दिया, दैट्स इट। उसको क्या बोलते हैं, आमने सामने कंसिडरेशन हो गया, मतलब प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया। सिंपल एज दैट। प्रेजेंट कंसिडरेशन मतलब क्या, किसी भी एक पार्टी का कंसिडरेशन हो चुका है, दूसरी पार्टी कंसिडरेशन अब करने ही वाली है, दूसरी पार्टी का कंसिडरेशन अभी होना बाकी है, मतलब हो ही जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंसिडरेशन। एंड इसको क्या बोलते हैं, सिंपल सिंपल बोलो ना तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, प्रेजेंट कंसिडरेशन वाले को एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ये याद रखना। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था आपके चैप्टर 2.1 में, नहीं दिखा है तो वहां पे जाओ और सीख लो अच्छे से, मैंने बता दिया सारे एग्जाम्पल के बाद ही बताता हूँ, बहुत सिंपल है मेरी। और फ्यूचर कंसिडरेशन मतलब क्या, दोनों साइड से कुछ ना कुछ कंसिडरेशन करना बाकी है, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, बाइलेटरल, इसको बोलते हैं बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ये फर्स्ट वाला जो था इसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि भाई ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड हो गया ना, कंसिडरेशन तो मिल चुका। इसी वजह से फर्स्ट वाला जो सिनारियो था ना कि पैसे ऑलरेडी कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन, तो जब पास्ट कंसिडरेशन होता है ना तो वो वाले कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, दूसरा नाम उसका। और प्रेजेंट कंसिडरेशन जब होता है तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्यूचर की बात करते हैं। अब फ्यूचर मतलब सिंपल सिंपल बोलू ना, आज ही किसी के साथ अग्रीमेंट हुआ कि 10 दिन के बाद हम काम चालू करेंगे, और उसके जब आप काम खत्म करोगे तब पैसे दूंगा, तो अभी तो सिर्फ अग्रीमेंट हुआ, और फ्यूचर में जब कंसिडरेशन आएगा तब की बात है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर कंसिडरेशन। इट इज दैट सिंपल। बहुत सिंपल सिंपल चीज है, कुछ है नहीं, चलो जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, डायरेक्टली मैंने सारी चीज बता दिया, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इंडियन लॉ के हिसाब से पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हो सकता है कंसिडरेशन, बट इंग्लिश लॉ के हिसाब से पास्ट कंसिडरेशन कंसिडरेशन नहीं होता, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हो सकता है। इंग्लिश लॉ के हिसाब से पास्ट में कोई प्रेजेंट कंसिडरेशन नहीं हो सकता, इंडियन लॉ के हिसाब से हो सकता है। अब इंग्लिश लॉ ने अपने हिसाब से डिसाइड किया है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इंग्लिश लॉ मानता है कि पास्ट में कोई सर्विस दी है, उसके लिए पैसे दिए, तो उसको कंसिडरेशन मत मानो, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ही होता है। एग्जाम्पल देख लो, ए परफॉर्म सम सर्विसेज टू बी एट हिज डिजायर, आफ्टर अ वीक बी प्रोमिसेस टू कंपेंसेट ए फॉर द वर्क डन बाय हिम। पहले कुछ किया, it is said that past consideration and A can sue B for recovering the promised money। देख लो, A ने परफॉर्म कुछ कर दिया सर्विस एट हिज डिजायर, मतलब A ने अपनी डिजायर से कुछ B के लिए कुछ कर दिया। आफ्टर वीक B के खुशी हुई कि मेरे लिए कुछ किया तूने, तो B ने सामने से उसको बोला, B को बोलना चाहिए, हाँ, B ने बोला कि मैं तुझे कंपेंसेट करूंगा जो तूने मेरे लिए काम किया है, मतलब ये पास्ट कंसिडरेशन अब बन गया, और उसको बी को पैसे देने पड़ेंगे ए को। तो अब अगर पैसे नहीं देगा तो फिर इन दैट सिनेरियो ए कैन स्यू बी कि तूने मुझे बोला था फिर भी पैसे नहीं दिए, सिंपल एज दैट। फिर इसके बाद आता है इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, सिंपल एज दैट। अब कंसिडरेशन अनलॉफुल कैसे होगा, अनलॉफुल कब होगा, जब फॉरबिडन बाय लॉ, कोई ऐसा कंसिडरेशन आप मांग रहे हो जो लॉफुली कंसिडरेशन है ही नहीं, स्मगलिंग जो लॉफुल नहीं है, ऐसी नेचर ऑफ एक्टिविटी है
जो प्रोविजन को ब्रीच कर रहा हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन को ब्रीच कर रहा हो, ऐसा अगर कंसिडरेशन आप किसी को भी मांग रहे हो किसी के भी पास, तो वो अनलॉफुल माना जाता है। फिर फ्रॉड्यूलेंट है, अगर आपका कंसिडरेशन फ्रॉड्यूलेंट है तो भी वो अनलॉफुल माना जाएगा। अगर आपने कोई कंसिडरेशन किया, कोई कंसिडरेशन ऐसा मांग रहे हो जो थर्ड पर्सन को या किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी को इंजरी क्रिएट करना चाहते हो, मतलब सिंपल सिंपल बोलूं कि मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी और की सुपारी के लिए कि मार देना किसी को, तो ये अनलॉफुल हो जाएगा क्योंकि किसी थर्ड पर्सन को या किसी पर्सन को वो इंजरी क्रिएट कर रहा है। अगर मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप किसी एक पर्सन की प्रॉपर्टी को जला दो, राख कर दो, तो वो भी अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी और की प्रॉपर्टी को आप क्या कर रहे हो, किसी और की प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, इंजरी क्रिएट कर रहे हो, तो वो भी माना जाएगा कि वो भी अनलॉफुल है। इट इन्वॉल्व इंजरी टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन, कोर्ट कोर्ट ने बोल दिया कि अगर पब्लिक पॉलिसी का पब्लिक के ऑपोजिट है, इमोरल है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट है, अगर आपका कंसिडरेशन इमोरल हो गया या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगेंस्ट हो गया, तो भी ये माना जाएगा कि ये जो आपका कंसिडरेशन है वो लॉफुल नहीं है। सिंपल एज दैट। तो अभी तक एंड टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, फटाफट से पढ़ लेते हैं। पास्ट कंसिडरेशन इज समथिंग होली डन और सफर्ड बिफोर मेकिंग द अग्रीमेंट, अग्रीमेंट मेक करे उससे पहले ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, बता दिया मैंने। प्रेजेंट कंसिडरेशन इज बेसिकली एन एक्ट which has been done in response to the positive प्रॉमिस किया, उसके सामने पॉजिटिवली रिस्पॉन्स आया, उसी को तो प्रेजेंट कंसिडरेशन बोलेंगे ना। इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। देखो एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन एंड एग्जीक्यूटरी और फ्यूचर कंसिडरेशन इज व्हेन कंसिडरेशन इज टू मूव एट फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट के ऊपर मूव होगा, मूव एट द फ्यूचर डेट। डन है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने पढ़ाया है, वो सारी चीजें कंसिडरेशन में ले लेना, आराम से सब कुछ हो जाएगा। डन है। देखो पास्ट कंसिडरेशन को भी हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं, मैंने बताया है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है। बट लीगली उन्होंने अगर बोला है, अगर लीगली उन्होंने बोल दिया कि प्रेजेंट कंसिडरेशन को आपको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मानना है और फ्यूचर कंसिडरेशन को आपको एग्जीक्यूटर ही मानना है, तो वही मानना। हालांकि मैंने बताया है वो लॉजिकली करेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अगर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये चीज है, तो अगर एमसीक्यू में पूछेंगे तो हमें मॉड्यूल के हिसाब से जो उन्होंने बताया है वही हमें करना पड़ेगा, फिर इसमें दिक्कत मत करना। तो यहाँ पे वापस मैं क्रिएट कर देता हूँ एक चीज, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि उन्होंने बोल दिया है कि प्रेजेंट कंसिडरेशन अगर है तो उसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। तो प्रेजेंट कंसिडरेशन अगर आपका है तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एंड फ्यूचर कंसिडरेशन मतलब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। वो तो तब भी मैंने बताया था कि फ्यूचर में कुछ काम करना है तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके। तो बस इतनी चीजें हमने पढ़ी। हमने आज क्या पढ़ा? कंसिडरेशन का डेफिनेशन पढ़ा, कंसिडरेशन के रूल्स पढ़े, एनालिसिस पढ़ा। कंसिडरेशन के रूल्स में 5 ही चीज थी, ठीक है। जल्दी से आप एक बारी ये वापस वीडियोस देख सकते हो, 2 की स्पीड पे देखोगे तो रिवाइज और अच्छे से हो जाएगा। आई होप सो यू लाइक दिस लेक्चर एंड आपको मजा आया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ मैंने करवाया है, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। अगर आपको कुछ ऐसा है कि कुछ और तरीके से भी पढ़ना है, अगर ऐसा है कि कुछ चेंज करो सर, तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट बॉक्स भर दो, देखते हैं क्या मैं और कर सकता हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।